हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार वापस से स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 मानव भूगोल ज्योग्राफी का अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 1 में अपन थोड़ा सा सिलेबस पढ़ेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमें पढ़ना नहीं है, हमें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझना है ताकि भूगोल के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाए। हमें पाठ्य पुस्तक को पढ़ते वक्त हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, हमारा यही मेन उद्देश्य है। तो लौटते हैं हम। चैप्टर का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज या फिर प्राथमिक गतिविधियां। देखो बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में खूब पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक गतिविधि में हम प्रकृति से संबंधित उत्पादों को शामिल करते हैं। प्रकृति से संबंधित उत्पादों से हम अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हो सकता है हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर, हमारा पशुपालन हो सकता है, हमारा खनन संबंधी गतिविधियां हो सकता है। द्वितीयक गतिविधियों में हम लोगों ने विनिर्माण संबंधी गतिविधियों को शामिल किया है, जिसमें हम प्राकृतिक उत्पाद को मैन्युफैक्चर करके यानी विनिर्माण के माध्यम से हम कोई नई चीज बना लेते हैं, देन उसको बेचकर हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप लोगों ने खूब पढ़ रखा होगा, जैसे हमने गेहूं से बिस्किट बनाया, देन उसको मार्केट में बेच दिया। तो गेहूं से बिस्किट बनाने की जो प्रक्रिया है ये द्वितीयक गतिविधि के अंतर्गत शामिल है। इसी तरह से तृतीयक प्रकार की गतिविधि में क्या होता है, सेवा संबंधी गतिविधियों को शामिल करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का नया उत्पाद नहीं बनता है, केवल लोग सेवा प्राप्त करते हैं और उसी के कंपैरेटिव में लोग हमें जो आय है या फिर जो सेवा के जो मूल्य है या सेवा के अनुपात में जो हमारी मेहनत है उसका मूल्य चुकाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं शिक्षक हूँ, मैं आप लोगों को कोई भी नई चीज बना के नहीं दे रहा, मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देन समझाने के बाद में मेरे को कोई इनकम अगर होती है तो वो मेरी जो मेरा जो मूल्य होगा वो जो सेवा है उसके अनुपात में मुझे प्राप्त हो जाएगा, जो तुलनात्मक रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी से ज्यादा होता है। इसी तरह से जैसे डॉक्टर की सेवा हो गई, डॉक्टर के पास हम जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर हमें कोई इलाज बना के नहीं देता है, वो हम लोगों की केवल सेवा करता है और उसी के अनुपात में हमसे पैसा ले लेता है। इसी तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं जो सेवा संबंधी गतिविधियों में शामिल है। इस चैप्टर में हम विशेष रूप से प्राथमिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इस वजह से एक बार इसका व्याख्यान करना आवश्यक था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक गतिविधियां पार्ट 1। क्या होता है आर्थिक क्रियाएं, तो इसकी परिभाषा भी हम लोग जान लेंगे कि मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं जिनसे हमें इनकम या आय प्राप्त होती है उसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया के रूप में जानेंगे। और आर्थिक क्रियाओं को जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में विभाजित कर दिया है। अच्छा, ये भी याद रखना है आप लोगों को कि 12th क्लास में आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के अलावा चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप भी पढ़ना है, जो कि आगे के जो वीडियोस है उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी हम फोकस करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी पे। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, तो आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। यहाँ 4 प्रकार की बातें करी गई है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का जिक्र किया गया है, जिनका हम उल्लेख करेंगे। देखो बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं, जैसा कि मैंने व्याख्यान में बताया है पहले लेक्चर में, प्राथमिक संसाधनों से संबंधित, जैसे क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, कृषि, पशुपालन हो सकता है, आखेट हो सकता है, संग्रहण हो सकता है और मछली पालन हो सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्रियाओं के रूप में जानते हैं। फिर क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाएं, जैसा कि एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी किया था, क्या है, जैसे विनिर्माण, किसी प्राकृतिक संपदा का रूप और गुण परिवर्तित कर देना, जैसे गेहूं से हमने बिस्किट बनाया। जैसे हमने किसी खनन क्रिया में कोई धातु निकालकर उस धातु से हमने कोई पंखा बना लिया, कोई कार बना लिया या फिर कोई औजार या हथियार बना लिया है, तो वो क्या हो गया है, हमारा विनिर्माण हो गया है। तो विनिर्माण और उद्योग धंधे, जैसे कपास से कपड़े का निर्माण करना, तो कपास प्राथमिक गतिविधि में शामिल था। कपास से हमने क्या बनाया, कपड़ा बनाया, तो कपड़ा किस गतिविधि के अंतर्गत शामिल होगा, तो वो द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इसी तरह से धातु से हमने क्या बनाया, तो औजार बनाया, तो धातु से औजार बनाना, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है धातु, जैसे औजार की आवश्यकता है या हमें पंखे की आवश्यकता है, तो वो हमारे धरातल में ऐसे कैसे गड़े हुए नहीं है, ना ही किसी पेड़ पे कोई पंखा टंग रहा है कि उसको अपन ने तोड़ा देन अपने रूम में लगा लिया, ऐसा नहीं है। हमने धातु को उठाया या माइनिंग के माध्यम से प्राप्त किया,
देन उसका स्ट्रक्चर चेंज किया और फिर पंखा बनाया, कार बनाया, बस बनाया या फिर अन्य औजार बना लिए। ऐसा हमने किया है। ये किस में होगा? तो द्वितीयक गतिविधि में होगा। अब गेहूं से बिस्किट बनाना, इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। अब आगे चलेंगे। स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है तृतीय क्रियाकलाप। तो तृतीय क्रियाकलाप जो कि मैंने पहले अभी वीडियो के शुरुआती फेज में बताया था कि सेवा संबंधी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे क्या हो सकता है? एजुकेशन हो सकता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और बदले में जो पैसा ले रहा हूँ वो मेरा क्या हो गया? सेवा संबंधी गतिविधि हो गया, यानी तृतीय क्रियाकलाप का एक अंश हो गया है। इसी तरह से चिकित्सा हो गया है। तो चिकित्सा यानी जैसे डॉक्टर के पास गए किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर ने पर्ची में दवाइयां लिख दी, अनुपात में उसने फीस वसूल कर लिया हमसे, तो उसने हमारी क्या करी है? सेवा करी है। तो चिकित्सा हो गया। परिवहन हो गया। तो परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा रहे हैं, तो कोई भी नई चीज नहीं बन रही है। जैसे मैं जयपुर से दिल्ली किसी कार्य के लिए जा रहा हूं, तो बदले में मैंने बस वाले को या फिर टैक्सी को 500 या 5000 रुपए का पेमेंट किया है। तो मैंने किसी नई चीज को प्राप्त नहीं किया है। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि प्राथमिक गतिविधि में हमारे पास कोई भौतिक चीज आ रही है। जैसे हमने खेत में गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं हमारे हाथ में आ रहा है। तो प्राथमिक गतिविधि में कोई चीज आ रही है, सेकेंडरी में भी कोई चीज आ रही है, लेकिन उसका रूप और गुण परिवर्तित होकर आ रहा है। जैसे हम गेहूं से बिस्किट बना दिया, तो रूप और गुण परिवर्तित होकर बिस्किट हमारे हाथ में आ रहा है। लेकिन जो टर्सरी एक्टिविटी है या तृतीयक गतिविधि है, उसमें कोई भी नई चीज हमारे पास नहीं होती है। केवल हम सेवा प्राप्त करते हैं और उसके अनुपात में हमें पैसा देना होता है, और वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी जो गतिविधियां हैं उससे ज्यादा पैसा देना होता है। फिर जैसे परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, तो पर्यटन को भी तृतीय गतिविधि में शामिल किया है। जैसे हम कहीं पे घूमने गए, देन हमने गाइड किया, गाइड को हमने 1000 या 5000 रुपए दिए, क्योंकि उसने हमें अलग अलग जगह का जो दर्शन है या फिर हमें जो टूरिज्म है वो करवाया है। उसके अनुपात में उसको हमें पैसा देना पड़ा है। उसने कोई भी नई चीज हमें बना के नहीं दी। ये एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इन्हें उदाहरणों में कोई भी हमें नई चीज बना के नहीं देता है, केवल सेवा के अनुपात में हमें पैसा पे करना होता है। सरकारी कर्मचारी के द्वारा की जाने वाली सेवाएं भी किसमें शामिल की जाएगी? तो तृतीयक गतिविधि के रूप में। जैसे मान लो मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हूं, मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, सुरक्षा कर रहा हूं, तो अनुपात में मैं एक बड़े अनुपात में मैं सैलरी उठा रहा हूं। इसी तरह से बैंक कर्मी हो सकता है, या फिर जो भी सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्यालय में कार्यरत है, वो पब्लिक सेवा कर रहा है, तो उसकी सेवा को हम तृतीयक गतिविधि के रूप में जानते हैं। अब आगे चलेंगे। इस चैप्टर में चतुर्थक क्रियाओं का भी उल्लेख किया गया है, यानी आईटी से रिलेटेड जो काम होगा, यानी वर्तमान समय में प्रासंगिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट संबंधित कार्य, डाटा प्रबंधन, सॉफ्टवेयर विकास करना, इस सब प्रकार की गतिविधि को हमने चतुर्थक गतिविधि के रूप में जाना है। अब देखो बच्चों, मैंने जैसे कहा था कि इस साल यानी 12th क्लास में आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और क्वीनरी यानी पंचम एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ना है। तो पंचम एक्टिविटी में केवल क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का काम होता है, जो आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी की बुक में अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। प्राइमरी एक्टिविटी का एक चैप्टर है, जैसे चैप्टर 4 हो गया है। द्वितीयक गतिविधि का एक चैप्टर है, वो चैप्टर 5 हो गया है। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और हमारा जो क्वार्टरनरी और जो क्यूनरी जो एक्टिविटीज है, उसके अलग अलग चैप्टर्स का इधर उल्लेख किया गया है, या बोर्ड जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो हमारा जो कंटेंट है वो दिया गया है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चैप्टर 4 में क्योंकि इसको स्टार्ट करना था, इस वजह से मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों को जितनी भी एक्टिविटियां हैं और उससे संबंधित जो काम है उसके बारे में मैंने आपको लेक्चर दे दिया है। तो इसको ध्यान रखना, 2-3 बार देखेंगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में खूब पढ़ रखा है। 12th क्लास बहुत सिंपल है बच्चों, आप इसको थोड़ा सा ऐसे क्रिएटिव मूड में देखेंगे तो आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा। आप लोगों को बहुत सिंपल लगेगा ज्योग्राफी, और 100 में से 100 मार्क्स आप लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो आगे चलते हैं। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और जो हमारा क्वार्टरनरी एक्टिविटी है वो पढ़ लिया है बच्चों। अब देखो, एक चीज का और मैं ज्ञान करवा देता हूं। हमारे वैश्विक स्तर पे जिन देशों में प्राइमरी एक्टिविटी की जाती है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप, जैसे कृषि हो गया या पशुपालन हो गया, इस प्रकार की गतिविधि की जाती है, वो तुलनात्मक रूप से या फिर ऐसे कह सकते हैं आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए देश होते हैं। और जिन देशों में द्वितीयक गतिविधियां की जाती हैं,
यानी विनिर्माण संबंधी कार्य किया जाता है, उद्योग धंधे किए जाते हैं, कल कारखाने, कंपनीज, फैक्ट्रीज होती है, वो देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। और जिन देशों में तृतीय प्रकार की गतिविधियां की जाती है वो देश तुलनात्मक रूप से विकसित राष्ट्र होते हैं। और वर्तमान में हमें वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालेंगे ना बच्चों, तो यूरोप और अमेरिका के देशों में तृतीय गतिविधियां ज्यादा की जाती है। तो इन सेक्टर्स के आधार पर देशों की इकोनॉमी का ज्ञान भी हमें हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। नोट करके लिखेंगे, अध्याय 5 में हम केवल प्राथमिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। एक बात फिक्स है, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग घर से बाहर जाकर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। एमसीक्यू या वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ भी लिया है बोर्ड एग्जाम में कि लाल कॉलर श्रमिक किस प्रकार की गतिविधि में कार्य करते हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है। प्राथमिक कार्य करने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा, तो घर से बाहर जाकर जो कार्य किया जाता है मजदूर के द्वारा, श्रमिक के द्वारा, तो उस श्रमिक को अपन क्या कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक के रूप में हम उसे जानते हैं। तो इसको आप लोग स्टार कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना बच्चों। अब प्राथमिक गतिविधि में मैंने कहा था कि बहुत सारी गतिविधियां की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि की जाती है, पशुपालन किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, खनन किया जाता है, आखेट किया जाता है। ये सारी चीजें किस गतिविधि में शामिल की जाती है, प्राथमिक गतिविधि में। तो एक एक को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर लेते हैं या एक बार देख भी लेते हैं। जैसे आखेट एवं भोजन संग्रहण, तो आखेट को अपन क्या बोल देते हैं, शिकार बोल देते हैं, और संग्रहण का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। अंग्रेजी में भी देख लेंगे, हंटिंग यानी शिकार हो गया, और गैदरिंग यानी इकट्ठा करना या फिर एकत्रित करना। अब आगे चलेंगे, किसे कहते हैं आखेट, तो इसके बारे में जान लेंगे कि जीवन के प्रारंभिक दौर में मानव उदर पूर्ति यानी पेट भरने के लिए आखेट यानी शिकार संबंधित गतिविधियों में संलग्न रहता था। तो ये बात सही है क्या? जब मनुष्य का जन्म हुआ तो प्रारंभिक तौर पे मनुष्य आदिवासी के रूप में जंगलों में रहता था, और अपनी उदर पूर्ति यानी भोजन पूर्ति के लिए वो क्या किया करता था, शिकार संबंधी गतिविधियों को किया करता था। यानी भूख लग रही है, देखो आसपास में कोई जानवर है, उसे मारो और उसके मांस को खाओ। उसका जीवन इसी प्रकार से बीतता चला जाता। लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन होता चले जाता है, मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाती है, तो शिकार करके उदर पूर्ति करना ये पर्याप्त नहीं रहता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने पशुओं को पालना प्रारंभ किया कि मारने से अच्छा है पशुओं को हम क्या करेंगे, पाल लेंगे। तो पशुओं को पालने का क्या बेनिफिट होगा कि पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद है उससे हम पर डे हमें भोजन पूर्ति के लिए आवश्यक चीजें प्राप्त हो जाएगी, जैसे दूध हो गया है, घी हो गया है, छाछ हो गया है, मक्खन हो गया है, ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। तो आगे चलेंगे, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण कालांतर में आखेट के स्थान पर मनुष्य ने पशुपालन का महत्व समझा, और पशुओं से प्राप्त उत्पाद जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया है, आदि से उदर पूर्ति करने लगा। तो हंटिंग हमारे लिए पर्याप्त नहीं था बेटाओ, क्योंकि हमारे परिवार की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी, क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी, और जो जानवर है उनकी संख्या लिमिटेड थी। तो हमें अब इस हंटिंग को छोड़ना है। फिर हमने क्या किया, दूसरा काम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपना जीवन बिताने के लिए हमने भोजन संग्रहण का काम किया। यानी अब तक क्या हो रहा था, हमें भूख लग रही है, देन हम जंगलों में इधर उधर भागे, कोई जानवर दिख गया उसे मारा, देन उसको हमने भोजन के रूप में खा लिया। अब क्योंकि मनुष्य 3 या 4 टाइम जो भी है वो खाना खाता है, हल्का फुल्का कभी खा लेता है, कभी हैवी डाइट लेता है, तो उससे आवश्यकता महसूस हुई कि यार अपन इधर उधर भूख लगते ही अपन भागे, इससे अच्छा है अपन क्या करेंगे, भोजन का संग्रहण करेंगे। जब जरूरत होगी हम इकट्ठा कर लेंगे भोजन को, जब जरूरत होगी तब थोड़ा थोड़ा अपन उसको खा पाएंगे। तो इस तरह का आइडिया लगाया उसने। तो देखो भोजन संग्रहण, तो भोजन संग्रहण विश्व की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया थी, ठीक है, प्राचीन काल से होता चला जा रहा है, जिसमें मनुष्य पशुओं और वनस्पतियों से प्राप्त उत्पादों जिसमें प्राप्त उत्पादों का संग्रहण कर जीवन यापन किया करता था। क्लियर है? तो जीवन के प्रारंभिक दौर में इस प्रकार की गतिविधि करता था कि पहले तो हंटिंग किया उसने, देन उसने संग्रहण किया, ताकि जैसे आवश्यकता हो वैसे वो क्या क्या कर सके, उदर पूर्ति कर सके या भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, तो वो संग्रहण से, जिसको अपन फूड गैदरिंग या स्टोरेज के रूप में जानते हैं। अब आगे चलेंगे हम,
मनुष्य ने किस प्रकार से संग्रहण करना प्रारंभ किया? तो देखो वनस्पति, देखो किस कैसे कैसे वो संग्रहण करता है। तो वनस्पति से प्राप्त फलों का संग्रहण किया उसने। अलग अलग वनस्पति है और उसने उस वनस्पति से, जैसे आम के पेड़ से आम तोड़ लिए, जिस जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ लिए और उनको इकट्ठा करके अपने पास रख लिया कि मेरे को शाम को खाना है, आज सुबह का तो हो गया है, शाम को मैं ये खा लूंगा। तो वनस्पति से प्राप्त फलों का उसने संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। या फिर वनस्पति से प्राप्त जो फल है उसको मार्केट में बेचकर दूसरी अन्य आवश्यक चीजों को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी समझ धीरे धीरे मनुष्य में डेवलप होती चली जाती है। उसके बाद में वन क्षेत्र से प्राप्त औषधियों का संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया कि वनों में बहुत सारी औषधियां मिलती है जिनसे बेचकर या फिर उनको कंज्यूम करके उसने अपना जीवन बिताया। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, इस वजह से ये आपके सामने है। जैसे मलेरिया रोग के उपचार, जैसे सिनकोना पौधे की छाल से कुनेन नामक दवा बनाई जाती है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, सिनकोना पौधे की छाल से कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया रोग के उपचार में काम आती है। क्लियर है? तीसरा है विभिन्न पौधों की पत्तियों से पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। अब अलग अलग पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों से भी बहुत सारे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, जैसे डेंगू की बीमारी में लोग जो पपीता होता है उसके पत्तों को पीस के कूट के उसका ऐसे घोल बना के उसको पी जाया करते हैं। आज भी जैसे किसी को स्किन डिजीज हो जाती है तो आज भी नीम के पत्तों को घोल के पीस के उसको पी जाते हैं। आप लोग मत पीना, और पियो तो डॉक्टर की सलाह से पीना। कल को कुछ हो जाए तो आप लोग मेरे ऊपर ब्लेम करें, इससे अच्छा है पहले एक बार पूछ लेना। लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नीम की पत्तियों को घोल के पीने से हमारे जो त्वचा रोग है वो खत्म हो जाता है। जैसे ब्लड का कोई विकार है, यानी हमारे खून में कोई किसी प्रकार की अशुद्धि है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी चीजें हम अपने बड़ों से सुनते हैं या फिर हमारे समाज में प्रचलित ये जो बातें हैं ये आपको है ना बता रहा हूं मैं। अब देखो, विभिन्न पौधों की पत्तियों से पेय पदार्थ, दवाइयां और क्रांतिवर्धक, तो बहुत सारी दवाइयां भी बनाई जाती है। जैसे जैसे आप लोगों ने एलोवेरा का जो पौधा है उसके बारे में सुना होगा कि एलोवेरा के पौधे को ऐसे घिस कर उसका जो लेप है वो बालों में लगाने से बाल ऐसे खिल जाते हैं या फिर बाल हेल्दी हो जाते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह से बहुत सारी जो औषधियां हैं वो वनस्पतियों से प्राप्त होती है। तो दवाइयां हो गई है, और क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाई जाती है ना। तो ये क्रांतिवर्धक वस्तुओं का मतलब क्या हो गया है? कुछ ऐसी औषधियां होती है जिनसे हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो आपको जीव विज्ञान में पढ़ने को मिल जाएगी। आपको बस अभी तक यही याद रखना है कि विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियों से पेय पदार्थ, दवाइयां और क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाई जाती है जिनको कंज्यूम करने से मानव का हेल्थ बनता है, या फिर इन चीजों को मार्केट में बेचने से मनुष्य आर्थिक उपार्जन का काम करता है। उसके बाद में अन्य जीवों से ऊन। अच्छा, और क्या क्या प्राप्त होता है? तो देखो प्राकृतिक वनस्पति से देखो ऊन, या वन्य जीवों से ऊन, जैसे बेड के जो बाल होते हैं वो ऊन के रूप में उसका उपयोग में लिया जा सकता है। इसी तरह से ऊंट का भी हो सकता है। तो विभिन्न वन्य जीवों से जैसे ऊन हो गया है, अंडे हो गए हैं, मांस हो गया है, शहद हो गया है, चमड़ा हो गया है, आदि प्राप्त करना। तो ये भी क्या है हमारा प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। फिर विभिन्न वृक्षों से तेल, वसा, बलाटा, गोंद और राल बनाने का कार्य भी किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को बताओ ऐसा कैसा याद कर लेना है। देखो हमने ये पढ़ लिया है भोजन संग्रहण, और भोजन संग्रहण में क्या क्या होता है ये हमने 1 2 3 4 इस तरह से पढ़ लिया है। ये सब संग्रहण वाला जो काम है हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में ही शामिल होता है। तो इन एक्टिविटी को करने से हम लोग अपना आर्थिक जो जीवन है या उपार्जन है वो करते हैं, या फिर हमारी जो नीड है उसको कंप्लीट करते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे चलेंगे बच्चों। वैश्विक भोजन संग्रहण के क्षेत्र है। आपको जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो अति लघु उत्तरात्मक या शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आप लोगों से पूछा जाएगा कि ग्लोबल फूड स्टोरेज एरिया वैश्विक स्तर पर कौन सा है। दिखाई दे रहा है बच्चों, 2 कैटेगराइज में इसको बांटना है। उच्च अक्षांश क्षेत्र पहला, दूसरा है निम्न अक्षांश क्षेत्र। तो हाई लेटीट्यूड जोन है और लो लेटीट्यूड जोन है ये। तो आप लोगों को ये इधर ग्लोब दिखाई दे रहा है बच्चों। इस ग्लोब में आप लोग देखना जो ऊपर वाले जो अक्षांशीय स्थिति है, जैसे 90 डिग्री वाला जो एरिया है या फिर ये वाला जो एरिया है ये उच्च अक्षांश है।
और ये इसके मध्य से 0 डिग्री जा रही है, तो 0 डिग्री जो है इधर से इधर तक जो 0 डिग्री जा रही है, जिसको हम भूमध्य रेखा के रूप में जान रहे हैं, ये निम्न अक्षांश वाले एरिया है। ग्लोब पे वापस से देख लेंगे बच्चों, इस ग्लोब में मध्य से 0 डिग्री जा रही है, जिसको हम निम्न अक्षांश, क्योंकि 0 देखो 0 23.5 0 23.5 66 और 90 डिग्री इस तरह से, तो 0 से इधर 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चों। सही बात है। तो ये उच्च अक्षांश होते हैं, यानी 90 डिग्री हो गया हमारा, 70 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। फिर निम्न अक्षांश कौन से हो गए? ये 0 डिग्री वाले क्षेत्र। समझ गए बच्चों? एक बार वापस से इस मैप में देख लो, ये हमारे विश्व का मैप है। इस मैप में 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, इसे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं। और इससे जैसे जैसे ऊपर या दक्षिण की तरफ जाएंगे, नॉर्थ या साउथ की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो शुरू करते हैं। उच्च अक्षांश क्षेत्र, अच्छा वैश्विक भोजन संग्रहण के बारे में जान रहे हैं ना, फूड स्टोरेज एरिया वैश्विक स्तर पे कौन से, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है और आपसे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जाएगा। तो कौन कौन से एरिया है? तो उत्तरी कनाडा उच्च अक्षांश का एरिया हो गया, उत्तरी यूरेशिया हो गया और दक्षिणी चिली हो गया। एक बार वर्ल्ड मैप में भी इसको देख लेते हैं। देखो उत्तरी कनाडा का मतलब कौन सा हो गया? ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो कनाडा यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर कौन सा हो गया? तो उत्तरी यूरेशिया हो गया। तो उत्तरी यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप और एशिया के क्षेत्र। तो ये वाले जो एरियाज है, इसको कहा गया है उत्तरी यूरेशिया। और फिर क्या दे दिया है? दक्षिणी चिली, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जस्ट इधर नीचे की तरफ है ना, जो देश है वो चिली देश है, तो दक्षिणी चिली। ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, जहां पर क्या किया जाता है? हमारे वैश्विक भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। अब निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में कौन से एरिया आ जाएंगे? तो आप लोग देखेंगे इसके अंतर्गत अमेजन बेसिन शामिल है। अमेजन बेसिन कहां शामिल है? तो ये देखो, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा अमेजन के वर्षावन या फिर घने जंगल कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर अमेजन के घने जंगल है। तो इस एरिया की बात की जा रही है। अब देखो अमेजन बेसिन हो गया, फिर कौन सा हो गया? उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का एरिया हो गया। तो ये देखो विश्व महाद्वीप में ये अफ्रीका दिखाई दे रहा है, या फिर ये दिखाई दे रहा है अफ्रीका, तो अफ्रीका के ये क्षेत्र हो गए हैं। फिर देखिए आप ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? तो ये देख लो, आप लोगों को मैप की प्रिपरेशन भी करनी है तो उस हिसाब से भी देख लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया है, और दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई क्षेत्र है वो ये वाले क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया या दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र हो गया। अब ये अफ्रीका के क्षेत्र हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है, जहां पर क्या किया जाता है? भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। ये एग्जाम्पल आपको ऐसे के ऐसे नोट कर लेने चाहिए बेटाओ। इसका चाहे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटबुक में वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे। विशेष नोट लिखना है अब आपको इस वीडियो के अंतर्गत। हमारा लास्ट कंटेंट है ये, चैप्टर 4 में ये लास्ट है। देखो नोट करके लिख लेना, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाएगा या वन लाइनर पूछा जाता है। च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिक्कल कहते हैं। क्लियर है? च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कह रहे हैं हम? चिक्कल कह रहे हैं, जो कि जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। ऐसा का ऐसा याद कर लेना है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिक्कल किसे कहते हैं, देन आप अटक जाओगी जब तक ये पता नहीं होगा। तो चिंगम को चूसने के बाद जो बचा हुआ जो भाग है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। चिंगम को चूसने के बाद जो जो शेष जो भाग है उसे चिक्कल कहते हैं, और ये चिक्कल किससे बनता है? जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। समझ गए बच्चों? उसके बाद में वर्तमान समय में भोजन संग्रहण का महत्व समाप्त हो गया है, क्योंकि बाजार में कृत्रिम यानी सिंथेटिक चीजें आ गई है। मार्केट में क्या आ गया है? कृत्रिम चीजें आ गई है या फिर आर्टिफिशियल चीजें आ गई है, जिसकी वजह से
भोजन संग्रहण का जो महत्व है वो प्रेजेंट टाइम में खत्म हो गया है। तो सिंथेटिक उत्पादों के विस्तार अधिक हो जाने की वजह से हमारे जो गैदरिंग वाला जो काम है या संग्रहण वाला जो काम है वो खत्म हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम में लोग शहद किसी व्यक्ति से मंगवाते थे जो जंगल में जाता था, देन वो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़कर उससे शहद निकालकर आप लोगों को शहद देता था और वो आर्थिक आय प्राप्त करता था। प्रेजेंट टाइम में क्या हम शहद प्राप्त करने के लिए किसी जंगल में रहने वाले व्यक्ति को पकड़ के बोलते हैं कि ये ले पैसे 500 रुपए और शहद तोड़ के ले आ? ऐसा होता है क्या? नहीं। हम क्या करेंगे? हम मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, पैसे देंगे और डाबर हनी परचेज कर लेंगे। ऐसा ही होगा। तो अब ये डाबर हनी हालांकि नेचुरल होगा, लेकिन इसको अपन कृत्रिम रूप में, क्योंकि डिब्बा बंद है इसलिए कृत्रिम रूप में ही इसको अपन पहचानेंगे बच्चों। समझ गए? इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाला जो कंटेंट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए बच्चों। धन्यवाद।